हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। आज का टॉपिक है सामूहिक अपनेपन का भाव। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम इस चित्र से शुरू करते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि बाल गंगाधर तिलक जो है, इनके पेंटिंग के चारों तरफ विभिन्न धर्मों के प्रतीकों को दिखाया गया है। जैसे जो उनके पवित्र स्थान होते हैं, जैसे कि हिंदुओं के लिए मंदिर, मुस्लिमों के लिए मस्जिद और ईसाइयों के लिए चर्च, इन सभी को इस पेंटिंग में स्थान दिया गया है। इस चित्र में स्थान देने का तात्पर्य यही है कि इनका एक नारा है कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह तभी संभव हो सकता था जब सभी धर्म के समुदायों के लोग एक साथ आकर के अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ें। तो यहाँ पर जो है सामूहिक अपनेपन का भाव जो है इस चित्र से दिखाया गया है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। तो राष्ट्रवाद की बात तब आती है जब सभी व्यक्ति ये समझे कि हम लोग एक राष्ट्र के विभिन्न अंग हैं और उनकी एकता के लिए कोई एक ऐसी बात साझा होनी चाहिए जिससे कि लोग जो है आगे बढ़कर आएँ। बिना साझेपन का, बिना किसी एक बात को लेकर के, किसी एक उद्देश्य को लेकर कोई भी एक साथ नहीं आता है। क्योंकि भारत में स्वाधीनता सबको चाहिए थी, तो सभी लोग अपने अपने जो है लाभ के लिए अपने अपने तरीके से इसमें योगदान दिया था। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। तो जैसा कि अंग्रेज़ों ने भारत के प्रत्येक समुदाय को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया, इसलिए उनके अंदर अपने सामूहिक अपनेपन की भावना जागृत हुई। इनके अलावा कुछ बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलों में छा गया। तो ज़रूरी नहीं था कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही प्रताड़ित हो, कुछ और भी चीज़ें थीं जिनसे भारतीयों के लिए उनके अंदर की जो राष्ट्र भावना है उनको जागृत किया गया। जैसे इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ, गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि वहाँ के लोग जो है अपने मातृभूमि के प्रेम करने के लिए एक महिला को चित्र को जो है प्रदर्शित किया था, अपनी मातृभूमि को प्रदर्शित करने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी भारत में भी भारत के लोगों ने एक काल्पनिक चित्र बनाया जिसे हम भारत माता कहते हैं। तो लोगों के बीच में जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई है, वह इतिहास व साहित्य को देखते हुए, लोक कथाएँ व गीत के माध्यम से, चित्र और प्रतीकों के माध्यम से, इन सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में योगदान दिया था। जैसा कि अंग्रेज़ जब भारत में आए थे तो उन्होंने कहा था भारत के लोग जो है बड़े दब्बू प्रकार के हैं, इनको कुछ नहीं पता है। तो भारतीयों ने इतिहास को खंगालना शुरू किया, तो इन्होंने पाया कि भारत में बहुत सारी सभ्यताएं जो थी, उन्नत तकनीकें थी, वह सभी नष्ट हो चुकी हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। फिर भारत में पतन का दौर चालू हुआ, फिर से लोगों ने उन्नत की रास्ते पर चल दिए। तो यहाँ के लोगों ने अपने इतिहास को खंगालना शुरू किया, जिससे पाया कि हम लोग जो है पिछड़े नहीं थे। धीरे धीरे कालांतर में हम पिछड़ गए, परंतु हमारा इतिहास जो है उन्नत रहा है। साहित्य लोगों ने लिखे, साहित्य के माध्यम से लोग जागरूकता दी। लोक कथाओं में लोग जो है, जो लोक कथा गांव क्षेत्रों में होते हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, गीत के माध्यम से जागरूक किया गया। और चित्र व प्रतीकों, जैसे कि महात्मा गांधी ने तिरंगा बनाया था जिसमें चरखा लगा हुआ था असहयोग आंदोलन में, तो कुछ प्रतीक भी भारत के लिए जो है बनाए गए, जिससे लोग अपने मातृभूमि के लिए एकजुट हो सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। तो राष्ट्र भावना तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्र की भावना एक चित्र के माध्यम से देखी जाए। जैसे कि हमने जो है भारत माता का जो है एक कल्पना किया था और एक चित्र प्रदर्शित किया था। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। तो भारत माता की पहली जो चित्र बनाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। सन 1870 के दशक में उन्होंने
मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम नामक गीत लिखा। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी जन आंदोलन में खूब गाया गया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1870 के दशक में वंदे मातरम गीत लिखा, जो वहाँ के बंगाल के लोग जो है स्वदेशी आंदोलनों में खूब गाते थे। और उनकी एक उपन्यास है जिनका नाम है आनंद मठ, की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। कहा जाए तो भारत में दूसरा जो भारत माता के चित्र अंकित किया वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये रहा जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया भारत माता का चित्र। आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एक सन्यासिनी का रूप दिया गया है। तो इस चित्र में दर्शाया गया है कि माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। एक तो यहाँ पर भारत माता के चित्र के रूप में ये छवि अंकित किया गया है कि भारत माता जो है शिक्षा दे रही हैं, भोजन दे रही हैं और कपड़े देने का जो है ये छवि दिखाया गया है। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उनके हाथों में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इससे यह दिखाई देता है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार ने यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप में ग्रहण की गई। तो लोगों ने अपने अपने कलाओं में भारत माता को कुछ अलग अलग जो है चित्र के रूप में अंकित करना शुरू कर दिया। तो इस चित्र में दिखाया गया कि भारत माता अपने हाथ में त्रिशूल ली हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो भारत के राष्ट्रवाद की भावना जब उत्पन्न हुई तो ऐसा चित्र जो है देखने को मिला। इस मातृ छवि में के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। तो जो छवि बनाई गई है जिसमें हाथी है, शेर है और भारत माता हैं, राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। जो राष्ट्रवाद का विचार है वह लोक कथाओं को फिर से लोगों ने पुनर्जीवित किया, लोगों को बताया गीतों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से। तो राष्ट्रवाद का विचार जो है और अधिक जो है मजबूत होने लगा। 19वीं सदी के आखिरी में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे थे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव में नष्ट और भ्रष्ट व दूषित हो चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। तो जो लोग जो है घूम करके गांव-गांव में लोगों को इकट्ठा करते थे, लोकगीतों को गाते थे, उनका कहना था कि अगर हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरागत संस्कृति है, अगर हम अपने लोकगीतों के माध्यम से लोगों को सिखा रहे हैं, जो कालांतर में जो हमारे यहाँ लुटेरे आए, अंग्रेज आए, इन्होंने हमारी संस्कृति को पूरी तरह से विशुद्ध कर दिया है, तो लोकगीतों के माध्यम से हम उनमें फिर से राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोकगाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े थे। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। यहाँ तक कि बंगाल में देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लोकगाथा गीत को, बाल गीतों को और सभी जो मिथक हैं जो बाद के दिनों में जोड़े गए थे, इनको खंगालने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वह लोगों के बीच जाने लगे थे। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित कर दिया। तो मद्रास में जो नटेशा शास्त्री हैं, मद्रास यानी तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ पर जो है लोक कथाओं को द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया। ये 4 खंडों की किताब है और इसमें काफ़ी जो है लोक कथाओं को लिखा गया है। उनका मानना था कि लोक कथाएँ राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों की असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति भी होती हैं। तो लोगों के बीच में अपने साहित्य को लेकर, अपने इतिहास को लेकर के
लोगों ने लोक कथाओं को जो है संकलित करना शुरू किया और लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जो हरा, पीला और लाल है तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश शासन के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ अर्धचंद्र तथा सूर्य दिखाया गया था। तो यहाँ पर जो है बंगाल में एक भारत का जो है तिरंगा झंडा बनाया गया था, जिसमें जो है हरा, पीला और लाल कलर में बने हुए थे। हिंदू के लिए सूर्य था और मुस्लिम के लिए चंद्र बनाया गया था और बीच में जो है वंदे मातरम लिखा हुआ था। सन 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा, लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। तो जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, तो इस झंडे को काफ़ी लोगों ने सराहा और उसको हाथ में लेकर चलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह स्वावलंबन का प्रतीक है। जो चरखा होता था, यहाँ के जो कुटीर उद्योग चलाने वाले होते थे, एक काफ़ी मात्रा में यहाँ प्रचलित था। तो 1921 तक गांधी जी ने यह जो झंडा जो है भारतीयों को दे दिया गया था। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। तो अब यहाँ पर जो बताया गया कि एक और कारण था जिससे लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना आई, इतिहास की पुनर्व्याख्या। यानी जो भारत में इतिहास बीत चुका है, जो लोग केवल सुनते हुए आ रहे थे, अब लोगों ने उसको संकलित करना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अब भारतीयों को ये समझ में आने लगा कि जो हमारी परंपरा, हमारी धर्म, हमारी जो इतिहास जो पुराने ज़माने में गौरवशाली रहे हैं, यदि हम लोगों को फिर से इनको सुनाए तो उनके बीच में जो है गर्व का भाव उत्पन्न होगा और यह जो राष्ट्रवाद की भावना है वह प्रबल होगी। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। जब अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि भारतीय पिछड़े हुए हैं, आदिम हैं, पुराने हैं, ये अपने यहाँ जो है शासन व्यवस्था को नहीं संभाल सकते, तो लोगों ने, यहाँ के भारतीय लोगों ने अपने अतीत को खंगालना शुरू किया, अपने अतीत को खोजना शुरू किया कि क्या वास्तव में हम लोग आदिम हैं या फिर हमारी जो सभ्यताएँ रही हैं उन्नत रही हैं। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म, संस्कृत, गतिविधि, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। तो यहाँ के जो विद्वान रहे हैं उन्होंने अपने प्राचीन इतिहास को खंगाला और यहाँ के वास्तुकला, विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र, संस्कृत आदि को जो है उन्होंने फिर से लिखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद जो यहाँ के विचारक रहे हैं उन्होंने एक बताया कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया गया। तो लोगों ने यह लोगों के बीच में जागृत किया कि हमारा जो इतिहास है वह उन्नत रहा है, फिर पतन की ओर चला गया, फिर हमें गुलाम बना लिया गया, जिससे कि हमारी जो इतिहास है वह हमारे सामने नहीं आया। इसे लोगों ने अपने इतिहास को बताया कि यह गौरवशाली इतिहास है जिसके तहत जो है लोगों के बीच में गर्व की भावना उत्पन्न हुई और वह राष्ट्रवाद के मार्ग पर चल पड़े। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। देखिए, भारत में जो है कई धर्म के लोग, कई समुदाय के लोग रहते थे, परंतु जब लोगों ने इतिहास को खंगाला, प्राचीन काल में जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसको खंगाला, तो पाया कि यहाँ पर हिंदुओं का ही वर्चस्व रहा है और जो गौरव गाथा लिखी गई वह सभी हिंदुओं की थी। अब बात है कि जो वर्तमान में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है संघर्ष चल रहे थे उसमें सभी धर्मों के लोग थे। तो जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वह हिंदू के प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग अलग महसूस करने लगे थे। अब भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए
लोगों ने जो तरीका अपनाया, अपने इतिहास संघाला, तो हिंदुओं के मिले और यहाँ के प्रतीकों को ही सहारा बनाया गया। तो यहाँ के जो अन्य धर्म के लोग हैं वह अपने आप को अलग थलग जो है समझने लगे, या ये समझ रहे थे कि ये हमारा जो है इतिहास नहीं है, या फिर अपने लिए वो सोच रहे थे कि हमारे लिए इससे खतरा हो सकता है। इससे निष्कर्ष क्या निकला? ठीक है, यदि यहाँ की लोक कथाओं के द्वारा लोगों को, यहाँ के साहित्य के माध्यम से, यहाँ के लोकगीतों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, राष्ट्रगीत के माध्यम से और प्रतीकों के माध्यम से, यहाँ तक कि इतिहास के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष की ओर खींच रहा था। जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहे थे, अब यहाँ पर जो है सभी समुदाय अपने अपने आप को जो है अलग थलग समझ रहे थे, परंतु उनका एक ही, यानी कि लोगों को जो समूह था वह स्वतंत्रता के साझा संघर्ष की ओर जा रहा था। क्योंकि स्वतंत्रता तो मिलेगी, परंतु इसमें हो सकता है कि उनकी साझा का भाव हो। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। तो कांग्रेस में महात्मा गांधी ने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो है आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए लड़िए, स्वाधीनता के लिए लड़िए, आप अपने बीच में फूट मत डालिए। गांधी जी का यही योगदान रहा है कि लोगों को एकजुट जो है करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया था। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। तो यहाँ पे जो है जो आंदोलन चल रहे थे उसमें सभी धर्मों के लोग अपने अलग अलग आकांक्षाओं को लिए हुए थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। लोग चाहते थे कि औपनिवेशिक शासन यहाँ से हटेगा तो उनका अपना अपना लाभ मिलेगा। कांग्रेस इस विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में मुस्लिम लीग जो है एक अलग देश की मांग कर रही थी। हिंदू जो है उनको लग रहा था कि जब यहाँ पर सभी इतिहास हिंदुओं के हैं, प्रतीक हिंदुओं के हैं, लोग हिंदू एकजुट हो रहे हैं, इससे उनको खतरा हो सकता है। तो कांग्रेस में गांधी जी ने यही सोच, यानी कि यही प्रयास किया कि एक लोग के कारण कोई दूसरा दूर न चला जाए। इसके लिए उन्होंने संगठित रहने का या फिर उनकी मांगों को मानने का जो है विचार बना लिया था। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। तो जब लोग जो है किसी एक समूह की बात मानी जाती थी तो दूसरा समूह नाराज रहता था, दूसरे समूह को मनाने के चक्कर में तीसरा समूह जो है दूर चला जाता था। यही कारण था कि आंदोलन के अंदर जो है बिखराव आ जा रहे थे, आंदोलन तेज नहीं हो पा रहा था, लोग एकजुट नहीं हो पा रहे थे। इसलिए आंदोलन अपने शिखर पर पहुंचने से पहले ही टकराव में विभक्त हो जा रहा था। संक्षेप में कहा जाए, जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। अब कहा जाए कि जो लोग आंदोलन में साथ दे रहे थे वह अपने अपने फ़ायदे के लिए दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज़ों से हमें मुक्ति चाहिए, यानी कि हमें आज़ादी चाहिए। परंतु जब आज़ादी मिलेगी तो उनको अपना अपना लाभ दिख रहा था। किसी को जो है देश दिख रहा था, तो किसी को अपना धर्म दिख रहा था, किसी को जो है अपनी जाति दिख रही थी। तो तमाम तरह की उनकी आकांक्षाएं थी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो आज़ादी मिलेगी या जो स्वशासन मिलेगा उसमें हर किसी का अपना अपना लाभ था। यानी कि जो आवाज़ें सामने जा रही थी वह एक आवाज़ नहीं थी, वह आवाज़ों का पुंज था। ठीक है, तो अपनेपन की भावना से लोगों ने भारत को स्वाधीनता के लिए या फिर कहा जाए आज़ादी के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिससे कि उनको आज़ादी मिली भी। या देखा जाए तो अगला एक आंदोलन जो है खड़ा हो गया, जिसको हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद का टॉपिक वही रहने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।